वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम इनफेरेंस के ऑप्टिमाइजेशन की मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली इनफेरेंस होता क्या है, किसी भी ट्रेन मॉडल के ऊपर अनट्रेन डेटा के साथ में नेक्स्ट टोकन या नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना, इसको बोलते हैं इनफेरेंस। सो बेसिकली आपके पास अगर कोई बेस मॉडल है एलएलएम का, उसके ऊपर फिर आप इनफेरेंस करके नेक्स्ट मॉडल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इनफेरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है एलएलएम के लिए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करना है वो आपके नेक्स्ट वर्ड पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जितना एक्यूरेटली आप नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करेंगे उतना बेटर आप रेस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे और उतना बेटर आपका मॉडल परफॉर्म करेगा। इसलिए इनफेरेंस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एलएलएम के अंदर। ठीक है, आज हम जो है उसके ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इनफेरेंस को ऑप्टिमाइज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं, सो यार बेसिकली किसी भी तरह के ऑप्टिमाइजेशन में हम सबसे पहले टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, हम रिसोर्सेज बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सीपीयू हो चाहे वो मेमोरी हो, और इसके बाद हम एक्यूरेसी भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सब चीज को मिनिमाइज करने की अपन कोशिश करते हैं और एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये होता है एक प्रोसेस। इन सब के लिए किस किस तरह के मेथड, किस किस तरह के एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इनफेरेंस के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक एलएलएम के मॉडल को जब आप ट्रेन करते हैं तो कुछ डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस जिसके फॉर्मेट में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट। बेसिकली दो मेजरली डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर के अंदर आपके पास में डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है, और फ्लोट में डेसिमल के बाद आपके पास वैल्यू होती है, जिससे आप बेटर वे में प्रिसीजन तक एक नंबर को, एक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए फ्लोट नंबर्स का क्या बोलते हैं एलएलएम के अंदर काफी हेवीली यूज किया जाता है। बट जब आप फ्लोट की बात करते हैं तो इसके अंदर मेमोरी की जो यूजेज है वो काफी बढ़ जाती है कंपेयर टू इंटीजर की, अगर मैं आपसे बात करूं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे int 1684, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आपके पास में कितने बिट्स का इंटीजर है वो। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है फ्लोट 32। तो बेसिकली किसी भी फ्लोट को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली इसमें तीन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको मैं बताता हूं, एक होता है साइन बिट, एक होता है एक्सपोनेंट, एक होता है मैंटिसा। तो एक किसी भी फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में तीन चीज होती है, साइन बिट, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक होता है मैंटिसा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से किसी भी फ्लोट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो साइन बिट होती है 0 और 1 का काम करती है। ठीक है, ये साइन बिट आपके नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको रिप्रेजेंट करती है। एक्सपोनेंट जो होता है आपका एक्चुअल जो नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके पास मैंटिसा होती है, ठीक है, मैंटिसा वाला जो पार्ट आपके पास में होता है वो प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, कितना एक्यूरेटली आप डेसिमल तक जा रहे हो, वो प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली होता क्या है, आप जैसे इनफेरेंस मल्टीपल लेयर से जब जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेमोरी का यूजेज कम करना है, और जो प्रीवियस आउटकम था उसको बेटर वे में आपको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम जो आपका जो वर्ड है उसको आप जब एक किसी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास मैंटिसा और एक्सपोनेंट जो बिट होते हैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अगर मैं फ्लोट 32 की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली आपके पास में एक साइन बिट होगा, 8 आपके पास में एक्सपोनेंट होगा, 23 आपके पास में जो होगा वो मैंटिसा होंगी। तो मतलब आपको एक अच्छा रेंज मिल गया है एक प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 8 बिट जो आपके पास में एक्चुअल नंबर की है, ये आपको बहुत बड़ा एक रेंज देती है, जिसके वे में आप एक अच्छे खासे रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लोट 16 की बात करूं तो ये वाली रेंज कम हो जाती है, 1, 5, और रिमेनिंग जो आपके पास में होगा वो आपके पास में मैंटिसा होगा। ठीक है ना, आप इसको 10 बोलेंगे मैंटिसा को। अब आता है आपके पास में बी फ्लोट। तो बी फ्लोट एक ऑप्टिमाइज वर्जन है, फ्लोट 16 का एक ऑप्टिमाइज वर्जन है, इसको बोलते हैं ब्रेन फ्लोट। क्या बोलते हैं, ब्रेन फ्लोट। जो इस वाली चीज सेशन में आपको मैं बता रहा हूं काफी डेप्थ है। अगर आपको एक बार ये बेसिक डेप्थ समझ में आ गई तो आपको इनफेरेंस का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा कि इनफेरेंस किस किस तरह से काम करता है और हमको किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेन फ्लोट के अंदर होता क्या है कि 1 तो बिट आपकी साइन की हो गई, 8 बिट आपके पास में जो है ना वो आपके पास एक्सपोनेंट की होती है, इसलिए इसको ब्रेन फ्लोट बोलते हैं। ये ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या बोला, लेस प्रिसीजन बट सेम रेंज एज फ्लोट 32, क्योंकि रेंज जितना बड़ा होगा उतने बड़े डेटा के साथ में मॉडल को ट्रेन कर पाऊंगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग 7 बिट्स होगी वो मैंटिसा होगी आपके पास में। ठीक है, उसी तरह से टेंसर फ्लोट 32 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 आपके पास में साइन बिट होगा, 8 आपके पास में एक्सपोनेंट होगा, और जो रिमेनिंग बिट्स होगी आपके पास मैंटिसा होगी। बट जो ये टेंसर फ्लोट 32 है ना, ये एनवीडिया ने बनाया है और एनवीडिया के हार्डवेयर पे ही काम करता है। बेसिकली एनवीडिया की जीपीयू A100 पे ही काम करेगा या H100 पे काम करेगा। ठीक है, काफी ऑप्टिमाइज होता है ये भी, और ये हाइब्रिड फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास FP8। तो बेसिकली 2 वर्जन होते हैं, E4 M3, E5 M2। तो बेसिकली इनमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि एक के अंदर तो
5 होता है एक्सपोनेंट का वैल्यू, एक के अंदर जो है 3 एक्सपोनेंट का वैल्यू होता है। इसके अंदर अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इनको जो है जनरली यूज नहीं करते हो। आप जनरली अगर जितना भी यूज करेंगे तो आप इन टॉप 4 का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप्स जो होते हैं, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जब आप इन्फेरेंस करते हैं तो आपके मॉडल जो साइज, मेमोरी का साइज है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मेमोरी की कंप्यूटेशन करेंगे, मान लीजिए अगर आपको 100 पैरामीटर पे किसी चीज को ट्रेन करना है और आपने अगर FP32 का अगर यूज किया तो आपके पास में कितना बिट हो गया, 32 बिट हो गया। तो इसके बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आपके पास मेमोरी साइज इसके बेसिस पे आएगी। अगर आप 16 के बेसिस पे करेंगे तो आपके पास मेमोरी कम आएगी, और आप इंटीजर पे जाएंगे तो मेमोरी और भी कम आएगी, ठीक है। इस तरीके से मेमोरी का जो डिसीजंस होता है वो डेटा टाइप पे डिपेंडेंट होता है इन्फेरेंस के अंदर, ठीक है। जितना ऑप्टिमाइज वे में आप डेटा टाइप को यूज करेंगे उतना मिनिमम मेमोरी आपको यूज करना पड़ेगा, उतना मिनिमम मेमोरी के साथ में आप अपने इन्फेरेंस को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन फोकस करते हैं चीजों पे। सेकंड पार्ट आता है आपके पास में कि मेमोरी सारी जाती कहां पे है। तो बेसिकली 3 स्टेट होती है मेमोरी की। अगर आप बात करेंगे तो मेमोरी की 3 स्टेट्स होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं मॉडल स्टेट्स, है ना, एक पैरामीटर, जितने पैरामीटर पे आपका मॉडल ट्रेन होता है, चाहे वो मॉडल 1.5 बिलियन पैरामीटर पे हो सकता है, 70 बिलियन पैरामीटर पे हो सकता है। ग्रेडियंट क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, एरर रेट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आपको किस तरफ, मतलब आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि बैलेंस आउट करना है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है किसी भी एरर के लिए, ये लॉस के लिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजर स्टेट क्या होती है, ऑप्टिमाइजर स्टेट बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप बेटर आउटकम जनरेट कर सको। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजर स्टेट। इसकी वजह से मेमोरी का साइज भी बढ़ जाता है, ये होता है ऑप्टिमाइजर स्टेट, ठीक है। ग्रेडियंट जो आपके पास में होता है वो मैंने बताया मैग्नीट्यूड होता है आपके लॉस के लिए, तो उसको आपको वेट को एडजस्ट करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास आता है फिर एडम ऑप्टिमाइजर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एडम ऑप्टिमाइजर, ठीक है ना। अब समझना, एडम एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में यूज करी जाती है। तो बेसिकली होता क्या है मॉडर्न एडम के अंदर, अगर आप देखेंगे तो आप 2 चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला ग्रेडियंट, बेसिकली आपके पास में जो लॉस है, ठीक है, आपको किस डायरेक्शन में उस वेट को एडजस्ट करना है, और आप प्रीवियस स्टेट के जो आपके पास में रिजल्ट से आप उसको बेटर वे में स्टोर कैसे कर पाते हो, उससे आप सीख कैसे पाते हो, है ना। इसको बोलते हैं एडम ऑप्टिमाइजर। तो बेसिकली 2 फैक्टर होते हैं, किस डायरेक्शन में मुझे वेट को एडजस्ट करना है, और प्रीवियस जो वेट थे उनके रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है, प्रीवियस वेट्स के रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है, प्रीवियस वेट का रिजल्ट क्या था। तो बेसिकली इसको बोलता है अडेप्टिव, है ना, अडेप्टिव डेटा ऑप्टिमाइजर होता है। अडेप्टिव मतलब अडॉप्ट करना, प्रीवियस डेटा के प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पे अडॉप्ट करना, वेट को बेस्ट वे में एडजस्ट करना। तो बेसिकली हमने बताया था कि बैक प्रोपागेशन जो मैकेनिज्म्स होती है, तो फाइनली जब आप फाइनल आउटकम पे आ जाते हैं तो अब जब आप पीछे की तरफ जाके वेट को एडजस्ट करते हैं और अपने लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो होता है एडम ऑप्टिमाइजर। ये इन्फेरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप अपने इन्फेरेंस की जो मेमोरी साइज है उसको आप कंट्रोल कर पाते हो, मिनिमम कर पाते हो। उसके बाद आता है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन, टेम्परेरी बफर और फ्रेगमेंटेशन। इसमें 3 फैक्टर होते हैं। तो बेसिकली रेसिड्यूल का आप ऐसे समझो कि जो प्रीवियस जो आउटकम था ना उसको आपको याद रखना है जी, उसको आपको यूज करना है नेक्स्ट लेयर के अंदर, ठीक है, समझ गए। ये होता है आपके पास में रेसिड्यूल। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस लेयर थी उसका जो आउटकम था उसको बोलते हैं एक्टिवेशन, उसको नेक्स्ट में कैसे यूज करना है। टेम्परेरी बफर, मैंने बोला कि जब आप किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए जब जाते हैं तो आपके पास में स्टैंडर्ड पैरामीटर तो होते ही होते हैं, उसके बाद कुछ आप एक्स्ट्रा पैरामीटर को भी रखते हैं जो कि एक्स्ट्रा मेमोरी लेते हैं, उसके लिए टेम्परेरी बफर्स होते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, तो जीपीयू में जब आप कोई भी मेमोरी ब्लॉक एलोकेशन करते हैं और अगर आपने बेटर वे में डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करा है, ठीक है, और आपने बेटर वे में फाइन टोकन्स ब्रेक नहीं करे तो आपके पास में फ्रेगमेंटेड जो मेमोरी है वो बच जाएगी, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, मेमोरी लॉस बोलते हैं क्योंकि आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपने बोला कि जीपीटी 1.5 बिलियन जो पैरम्स पे अगर आप ट्रेन करते हो तो आपको 24 जीबी प्लस मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली 24 जीबी का आप कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, डेटा टाइप के बेसिस पर निकालोगे प्लस एक्टिवेशन के बेसिस पर निकालोगे, ठीक है, एक्टिवेशन जो आउटकम आगे लेके जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में टेम्परेरी बफर होगा, टेम्प बफर होगा और एक ऑप्टिमाइजर होगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजर जो कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को भी स्टोर करके रखता है जिससे आप बेटर वे में नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर पाओ। सिंपल वे में समझाने की कोशिश करो, अगर थोड़ी जाके पढ़ोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स लगेंगी चीजें, ठीक है।
इस तरीके से पूरा का पूरा मेमोरी यूज होता है एक इन्फेरेंस के लिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो बेसिकली आता है क्वांटाइजेशन। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आपको इसको आज। ठीक है, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब समझना यार, आप समझो कि अगर आपने किसी भी नंबर को FP32 में रिप्रेजेंट करा, FP32 में, ये कितना मेमोरी लेगा, और अगर आप इसको int 8 में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितना मेमोरी लेगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं int 8 में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेमोरी कम लगेगी, और मैं FP32 में जाऊंगा तो मेमोरी ज्यादा लगेगी। तो क्वांटाइजेशन वही होता है बेसिकली। ठीक है ना, कि मतलब आप किस तरीके से एक फ्लोट नंबर को एक मिनिमम मेमोरी के अंदर फिट कर सकते हैं। चाहे आप इंट की फॉर्मेट में करें, चाहे फ्लोट को आप रिड्यूस करके ब्रेन फ्लोट पे चले जाएं या टेंसर फ्लोट पे चले जाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है क्वांटाइजेशंस। ठीक है, मतलब आप डेटा टाइप को रिड्यूस करें जिससे आप बेटर वे में अपने मेमोरी की साइज को कम कर सको। ठीक है, तो रिड्यूस प्रिसीजन, तो मैं अपन यहाँ पे बोला कि F32 को आप या तो इन सब फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक क्वांटाइजेशन। तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो एक चीज होती है स्केल। स्केल मतलब आप मान के चलो एक पैमाना है किसी भी चीज को नापने के लिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि आप नेगेटिव प्लस पॉजिटिव जो डेटा है उसको नापने के लिए आपने सिंगल स्केल का यूज किया है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को नापने के लिए जब आपने डिफरेंट स्केल का जब यूज करा है, डिफरेंट आपने एक पैमाना डिसाइड किया है, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं कि यार जब आप किसी भी फ्लोट को एक इंट में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बेसिकली इन दोनों की मैपिंग रखने का काम होता है। या सिंपल वे में समझने की कोशिश करो, मैपिंग। तो बेसिकली एक फ्लोट को अगर आप इंटीजर में रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास प्रिसीजन होगा नहीं, तो आप एक्चुअल वर्ड को कैसे लेके आएंगे? तो उसको किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूं इंट में जिससे मैं उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन को गेट कर सकूं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, स्केल उसमें काम आता है। ग्रैन्युलरिटी लेवल क्या होता है आपके पास में? तो बेसिकली आपने स्केल जो है, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो पूरा गेम क्या है मैट्रिक्स का होता है। अगर आप देखेंगे तो या तो आप कॉलम वाइज रखेंगे स्केल, या आप रो वाइज रखेंगे, या तो आप इन सबके लिए अलग अलग रख सकते हैं या कॉमन स्केल रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ब्लॉक वाइज भी कर सकते हो। जो आपकी ब्लॉक है उसके लिए एक स्केल होगा, तो आपके पास 10 ब्लॉक है तो 10 स्केल आपके पास में होंगे कि भाई इस वाले जो ब्लॉक का डेटा है उसको जब मैंने फ्लोट से इंट में रिप्रेजेंट किया है तो उसको मेरे पास कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला था, इससे मैं आगे भी जा सकता हूं और इससे मैं पीछे भी जा सकता हूं। ठीक है, ये होता है ग्रैन्युलरिटी लेवल। इसके बाद होती है आउटलायर प्रॉब्लम। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है, इसमें आपके पास FP32 भी डेटा है, FP16 भी डेटा है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप इस पूरे ब्लॉक को सेम डेटा टाइप के साथ जब रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो आपके जो एक्चुअल आउटकम आना था ना वो गड़बड़ा जाएगा, उसमें कुछ लॉस आ जाएगा, उसमें कुछ नॉइज आ जाएगी, वो बेटर आउटकम नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है कि आपको आउटलायर्स मतलब जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एक कॉमन डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको अलग रखोगे और बाकी सबको एक कॉमन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद फिर आप इन्फेरेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटलायर। ठीक है, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटा करना। छोटा करने से क्या फायदा होगा? कंप्यूट कम होगा और मेमोरी कम होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है? कंप्रेशन करा है, तो फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपके पास आती है ऑप्टिमाइज क्वांटाइज वेट्स। वही वाली बात है कि आप फ्लोट वेट को इंटीजर वेट में कन्वर्ट कर दो, वो आपके पास में ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, क्वांटाइज हो जाएंगे, और बेटर वे में आप फिर और उतने ही प्रिसीजन के साथ में आप रिजल्ट उसका निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरा क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है ये काम करता है। तो क्वांटाइजेशन में आप क्या समझे कि किसी भी बड़े वैल्यू को एक छोटे वैल्यू में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरत होगा? उसके लिए आपको एक मैपिंग टेबल चाहिए होगी, उसको बोलते हैं स्केल। वो मैपिंग टेबल नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग अलग हो सकती है, रो के लिए अलग हो सकती है, कॉलम के लिए अलग हो सकती है, टेंसर वाइज अलग हो सकती है, ब्लॉक वाइज अलग हो सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशंस। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। तो बेसिकली पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग के अंदर कुछ डिफाइन एल्गोरिथम्स होती हैं। तो बेसिकली आप दो एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे, लो रैंक अडॉप्शन और क्वांटाइज लो रैंक अडॉप्शन। ठीक है, तो लो रैंक अडॉप्शन जो होती है वो स्मॉल मॉडल को, छोटे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, छोटे और मिड साइज के मॉडल को ट्रेन करने के लिए काम आती है, और क्वांटाइज लो रैंक अडॉप्शन जो होता है वो आपके बिग साइज मॉडल को इन्फेरेंस करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लो रैंक अडॉप्शन में होता क्या है कि आप जब किसी भी डेटा टाइप को एक बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली FP16 FP32 फॉर्मेट में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो लो रैंक अडॉप्शन में होता क्या है आपके पास में कि आपका जो आउटकम आया, ठीक है, आप उसको नेक्स्ट स्टेट पे कैसे यूज करते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं अडॉप्शन, मतलब वो प्रीवियस स्टेट से सीख के आगे लेके जा रहा है उन चीजों को, जिससे आप बेटर वे में कंटेक्स्ट सेट कर पाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे फ्रिज बेस इंसर्ट लो रैंक अडेप्टर्स सेव वीरैम स्पीड फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं और भी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि आपके पास कोई बेस मॉडल था एलएलएम का। अब अगर मुझे इसको फाइन ट्यून करना है तो मैं इस पूरे मॉडल को वापस से ट्रेन तो करूंगा नहीं, बार बार बेस मॉडल को छेड़ना नहीं। तो मैंने क्या करा, अडेप्टिव लेयर लगा दी साइड में, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर फाइन ट्यून करता रहा, डेटा टाइप चेंज करता रहा, और इसको डोमेन स्पेसिफिक बना दिया कि ये हेल्थ केयर डोमेन के लिए, ये फाइनेंस डोमेन के लिए, और इसके अंदर मैं चेंज करता रहा। इसको बोलते हैं लोरा, ठीक है। लो रैंक अडॉप्शन बोलते हैं इसको। दिस इज अ लो रैंक अडॉप्शन, ये होता है, ठीक है। मतलब आप बेस मॉडल को नहीं छेड़िए, आप अडप्टिव एक छोटा सा मॉडल एक लेयर बना देता है, अडप्टिव लेयर, उसी लेयर के अंदर आप चेंज करते हैं, उसके बेसिस पे आप जो बेस मॉडल है उससे बेटर आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक नेक्स्ट वर्ड को बेटर वे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ऑप्टिमाइज वर्जन जो कि हैवी उसके, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे लो रैंक अडॉप्शन के अंदर तो क्वांटाइज फॉर्मेट में नहीं है, तो जनरली ये FP32 और 16 का यूज करता है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपके पास मेमोरी साइज फिर भी बड़ी आएगी, ठीक है। उसको और भी रिड्यूस किया जा सकता है जब आप इसको क्वांटाइज कर देंगे। तो बेसिकली जो क्यू लोरा होता है, मतलब क्वांटाइज लो रैंक अडॉप्शन जो होता है वो 4 बिट क्वांटाइज पे काम करता है। मतलब आप समझ रहे हो, ओनली 4 बिट। यहाँ पे आपके पास 16 बिट, यहाँ पे 32 बिट, कितना आप 4x 8x तक जाके उस मेमोरी की साइज को कम कर सकते हो। इसको बोलते हैं क्वांटाइज। तो जो लार्ज मॉडल्स होते हैं, जो बड़े पैरामीटर्स के मॉडल होते हैं, उनको करने के लिए लो रैंक अडॉप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। एक आपके पास आता है नॉर्मलाइज फ्लोट 4, ये क्वांटाइज का तरीका है, नॉर्मलाइज फ्लोट 4, ठीक है। और आता है डबल क्वांटाइजेशन। डबल क्वांटाइजेशन का मतलब क्या आता है, तो बेसिकली आपने 16 को पहले 8 में कन्वर्ट करा और 8 को आपने 4 में कन्वर्ट करा, इसको बोलते हैं डबल क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब इससे आपको पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, मतलब इससे आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली आपने बेस मॉडल को नहीं छेड़ा, उसके ऊपर आपने एक अडप्टिव लेयर बनाई, उस वाले लेयर के अंदर आपने जो आपका अनट्रेन डेटा था उसके साथ आपने वेट चेंज करके जो बेस मॉडल था उसके साथ मैच करा के आपने फाइनल आउटकम जनरेट करने की कोशिश करी बेटर वे में, ठीक है। इसको बोलते हैं लो रैंक अडॉप्शन और क्वांटाइज लो रैंक अडॉप्शन। इसका भी एक एडवांस वर्जन आ गया डोरा, ठीक है। उसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तो पहले अपन बेसिक पहले आज कवर करेंगे, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट सेशन में इतनी डेप्थ में जा रहा हूं जिससे आपको हर चीज समझ में आए इन्फेरेंस होता क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो गेम है ना इन्फेरेंस का, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड तो प्रिडिक्ट इन्फेरेंस के थ्रू ही करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन्फेरेंस नहीं करेंगे तो आपका मॉडल उतना नॉलेज पे ट्रेन नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने में प्रॉब्लम तो आएगी। क्योंकि नेक्स्ट वर्ड के लिए फिर आप अटेंशन, सेल्फ अटेंशन, मल्टी अटेंशन, मास्क अटेंशन, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं एडिशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है इन्फेरेंस में। तो बेसिकली फ्लैश अटेंशन क्या होता है। अब आप समझने की कोशिश करें फ्लैश का मतलब क्या है, कि यार आप समझो कि किसी काम को मैं छोटे छोटे चंक में मल्टीपल टाइम्स करूं, उन सबको मर्ज करके मैं एक बार में करूं, उसको बोलते हैं फ्लैश अटेंशन। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, जो मल्टीपल टास्क होते हैं ना उनको मर्ज करके एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो आप टाइम बचा लेते हैं, प्रोसेसिंग आपकी बढ़ जाती है, बट आपका टाइम कम हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैश अटेंशन। एक होता है ग्रेडियंट अक्यूमुलेशन, मतलब लार्ज बैच सेट सिमुलेट लार्ज बैचेज। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो मैंने ग्रेडियंट क्या बताया था, मैग्नीट्यूड। किस वे में वेट को चेंज करना है ना, जिससे मैं बेटर आउटकम जनरेट कर पाऊं, मैं उस लॉस को कम कर पाऊं, तो उसको बेसिकली बैचेज में कन्वर्ट कर देते हैं और फाइनली फिर इनके आउटपुट को एक जगह अक्यूमुलेट कर लेते हैं, है ना। आपने अलग अलग जगह से काम करा और फाइनली जो डेटा आपके पास में आया आपने उसको सिंगल मास्टर को दे दिया, उसने अक्यूमुलेट कर लिया पूरे डेटा को, ठीक है। ये मतलब होता है 8 बिट ऑप्टिमाइजर, ठीक है। 8 बिट ऑप्टिमाइजर जो मैंने आपको बताया था कि आपने फ्लोट 16 से 8 बिट पे आ गए आप, तो आपने क्या करा कि क्वांटाइज कर दिया चीजों को, ठीक है। क्वांटाइज करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो मेमोरी जो आपके पास में कम हो जाएगी, इसलिए इसको बोला है इसने रिड्यूस्ड स्टेट मेमोरी, ठीक है। सीक्वेंस पैकिंग, तो बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास कोई सेंटेंस होता है तो सेंटेंस को जब आप ब्रेक करते हो ना, तो आपके पास में कभी कभार वो अनइवन फॉर्मेट में ब्रेक हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए पैडिंग लगाई जाती है। तो पैडिंग जब आप लगाओगे तो आपकी मेमोरी साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटर वे में क्या करना है, उसको ब्रेक करना है जिससे मुझे पैडिंग की जरूरत नहीं पड़े, इसको बोलते हैं सीक्वेंस पैकेजिंग। तो उस वाले सेंटेंस को इस तरीके से ब्रेक किया जाता है इक्वली फॉर्मेट में कि मुझे पैडिंग की जरूरत ना पड़े, वो होता है सीक्वेंस पैकेजिंग, ठीक है। इसके अभी आप ये स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, इसको अभी आप छोड़ दो, है ना। इसका अभी बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से पाइथन से रिलेटेड है। अब आता है आपके पास में मल्टी ग्रुप अटेंशन, सॉरी मल्टी क्वेरी और ग्रुप क्वेरी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि की क्वेरी और वैल्यू। तो बेसिकली क्वेरी क्या होता है, यूजर का स्टेटमेंट होता है,
और की, ये जो की है इस वाले स्टेटमेंट के साथ में कितना सेंस बनाती है, और वैल्यू एक्चुअल जो आउटकम आपके पास में आया है वो सेंस बनाने के बेसिस पे आपने कुछ फाइन ट्यून करा, फिर फाइनल आपके पास वैल्यू आई। ये वाली जो चीज है ये नेक्स्ट स्टेज में जाती है जो अपन ने पढ़ा था अटेंशन के अंदर, है ना। इसीलिए मल्टी क्वेरी और ग्रुप क्वेरी, तो बेसिकली आपने क्या बोला कि यार मैं कुछ के क्यू पेयर्स को ग्रुप करके, मतलब मैं कॉमन शेयर मेमोरी यूज कर सकता हूं, और इसको तो बोलते हैं ग्रुप। मतलब आपने 10 मान लीजिए के क्यू वी के जो पेयर्स हैं उनको ग्रुप करके शेयर मेमोरी यूज करा, ठीक है, उनके लिए कॉमन मेमोरी आपने यूज करी, इसको बोलते हैं ग्रुप क्वेरी अटेंशन। और मल्टी क्वेरी अटेंशन जो आपके पास में होता है उसमें आप क्या करते हो, बड़ा लार्ज सेट आपके पास में जो रिजल्ट आता है तो आप बड़ी शेयर मेमोरी यूज करते हो, उसी के अंदर से सारा के क्यू वी पेयर होके निकलता है, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऐसे समझे, आपके पास एक बड़ा पूल है और यहाँ पे जो मल्टीपल यहाँ पे ये है और ये यहाँ पे फाइनल आउटकम है, इस तरीके से काम करता है। ग्रुप के अंदर एक छोटा साइज होता है और मल्टी क्वेरी में कॉमन आपके पास में शेयर पूल होता है मेमोरी का, उसी का यूज किया जाता है के क्यू वी के स्टेट को याद करने के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपके एडिशनल ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद अपन जानते हैं कलेक्टिव ऑपरेशंस। यार बहुत सिंपल सी बात होती है, अगर आप किसी भी चीजों में अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज को आपको अगर फास्टर बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, तो आप काफी सारी चीजें करते हैं। इनेबल जीपीयू टू जीपीयू कम्युनिकेशन, अगर दो जीपीयू आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर आप बड़े मॉडल को कैसे ट्रेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके दो जीपीयू आपस में बात करने चाहिए। ऑल रिड्यूस सम अक्रॉस जीपीयू, तो बेसिकली क्या होता है, तो मल्टीपल जीपीयू से जो आपके पास में आउटकम आता है उसको फाइनली आप किसी फाइनल मशीन पे भेजते हैं, लीडर मशीन पे भेजेंगे, वहां पे आप अक्यूमुलेट कर देंगे, सम कर देंगे उनका, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब एक मास्टर ने, अगर ये मास्टर आपके पास इसने मल्टीपल जीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उन्होंने इसको फॉलो किया, इसको होते हैं ब्रॉडकास्ट। रिड्यूस और रिड्यूस स्कैटर, तो एग्रीगेट रिजल्ट्स, मतलब कुछ इसी तरह से काम करता है। तो हर जीपीयू ने अपने अपने आउटकम को एक सेंट्रल मॉडल को भेज दिया, उसने फाइनली रिजल्ट प्रिपेयर करा और फाइनल रेस्पॉन्स बना दिया, ठीक है। ऑल गैदर, गैदर फ्रॉम ऑल सीपीयू, सारे सीपीयू से आपने डेटा मांगा कि मुझे आउटकम बनाना, आप मुझे सारा डेटा दे दो, उसने सारा डेटा दिया और फाइनल आउटकम को जनरेट करा, इसको बोलते हैं ऑल गैदर, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आती है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग अप्रोच में आप बोलते हो डेटा पैरेललिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सेम मॉडल ऑन ऑल जीपीयूज, तो अगर मान लीजिए एक ही मॉडल को बड़ा मॉडल है तो मल्टीपल जीपीयू का आप यूज कर सकते हैं सेम मॉडल के लिए, ठीक है। मॉडल पैरेललिज्म, स्प्लिट मॉडल लेयर्स, अलग अलग लेयर को आप अलग अलग मशीन पे ट्रेन कर सकते हो। पाइपलाइन पैरेललिज्म, माइक्रो बैच असेंबली पाइपलाइन आप बना सकते हो, पाइपलाइन को मल्टीपल बैचेस में ब्रेक करके फिर आप उसको पैरेलल ट्रेन कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी जो होती है आपके पास में, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मैकेनिज्म्स होती है पैरेललिज्म अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है की टेकअवेज में, अगर आप देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन में प्रिसीजन ट्रिक्स, मेमोरी मैनेजमेंट और पैरेललाइजेशन। क्वांटाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास लोरा क्यूलोरा आपका आता है। इंजीनियरिंग ट्रिक्स की अगर बात करेंगे आप तो फ्लैश अटेंशन, 8-बिट ऑप्टिमाइजर, पैकिंग, सीरियल पैकिंग की जो बात करी थी, बूस्ट इफिशियंसी, ट्रिलियन पैरामीटर स्किल ट्रेनिंग फिजिबल जो होती है वो स्टार्टिंग के बेसिस पे आप कर सकते हो, मल्टीपल जीपीयूज का यूज कर सकते हो, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीजों का यूज करके आप एफिशिएंटली अपने इन्फेरेंस की टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह के डेप्थ नॉलेज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।